कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ अरुणाचल प्रदेश और सुना रही हूँ वहां की लोक कथा ऑर्किड के फूल। ऑर्किड और ऑर्किड जैसे सुंदर फूलों के संबंध में लोगों में अनेक प्रकार के विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं और ऐसे ही एक विश्वास की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और सुनते हैं वहां की लोक कथा ऑर्किड के फूल। कई वर्ष पहले की बात है कि एक बहुत ही नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कलकल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा का बेहद ध्यान रखता था और इसी वजह से जो राजा की प्रजा थी वो भी बहुत खुश थी और वो भी राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा के राज्य में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। राजा का एक बहुत ही छोटा सा परिवार था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा के कोई बेटा नहीं था और रानी ने, महामंत्री ने, सेनापति, राजगुरु सभी ने राजा को सुझाव दिया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन राजा ने उनके सुझाव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो अपनी रानी और अपनी राजकुमारी के साथ में बेहद खुश हैं और उनके प्यार को वो किसी से नहीं बांट सकते। और ऐसे ही करते करते कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बेहद खुश था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी अपनी मां के समान ही सहृदय, कोमल और बहुत खूबसूरत थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों तक भी होने लगी थी और आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भी उसके लिए भेजने प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन जो राजकुमारी थी वो विवाह की इच्छुक नहीं थी और इसीलिए राजा ने भी किसी भी विवाह प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया था और उसको नहीं स्वीकारा था। राजकुमारी का महल बहुत ही शानदार था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा था। इस हरे भरे बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे और जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट फल आते थे। राजकुमारी रोज सुबह उठकर अपनी सखियों के साथ इस बगीचे में जाती और दोपहर तक वहीं रहती। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। राजकुमारी के इस बगीचे में एक बावड़ी भी थी जिसका पानी बेहद साफ और स्वादिष्ट था। महल के सभी लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। राजकुमारी जब बगीचे में टहलते टहलते थक जाती तो इसी बावड़ी के मुंडेर पर बैठकर आराम किया करती थी। रोज की तरह राजकुमारी सुबह अपने सखियों के साथ में अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक से राजकुमारी को लगा कि कहीं से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और उसने इसके बारे में अपनी सखियों को भी कहा और जा करके बावड़ी के मुंडेर पर बैठ गई। लेकिन वो जैसे ही बावड़ी के मुंडेर पर बैठी उसकी अचानक से तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। राजकुमारी के बेहोश होते ही उसकी जो सखियां थी वो घबरा गई। उन्होंने जैसे तैसे राजकुमारी को संभाला और उसको महल के भीतर ले आई। उनमें से एक सखी ने जाकर राजा को यह खबर दी। राजा को जैसे ही पता चला कि राजकुमारी बेहोश हो गई हैं, उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुला भेजा और राजवैद्य को लेकर वो राजकुमारी के महल में पहुंच गए। राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। राजा ने तुरंत कई सारे सैनिकों को राजकुमारी के बगीचे में भेज दिया और ये पता लगाने के लिए कहा कि यह दुर्गंध कहां से आ रही थी।
सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा। तभी उनकी निगाह एक अध खाए हुए चूहे पर पड़ी, जिससे कि दुर्गंध आ रही थी। सैनिकों ने तुरंत राजा को आकर इसकी सूचना दी। राजा ने उस अधखाए हुए चूहे को शहर से बाहर जलाकर और जमीन में गाड़ देने का हुक्म दे दिया और बहुत ही स्नेह से राजकुमारी के सर पर हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन राजकुमारी को अभी भी होश नहीं आया था। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। राजवैद्य उसे अनेक प्रकार की औषधियां दे रहे थे, लेकिन किसी भी औषधि का राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बेहद दुखी थे और वो ईश्वर से राजकुमारी के जल्द से जल्द होश में आने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह करते करते एक सप्ताह और बीत गया। इसी बीच में राजवैद्य ने अपने पड़ोसी राज्यों के वैद्यों को बुलाकर उनसे भी सलाह मशवरा किया और उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली औषधियां राजकुमारी को दी, लेकिन उन औषधियों का भी राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। राजा और रानी पिछले 2 हफ्ते से राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। उनसे राजकुमारी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। राजवैद्य और उनके साथी वैद्यों की औषधियों को बेअसर होता देख राजा और रानी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे ही करते करते एक सप्ताह और बीत चुका था, लेकिन राजकुमारी को अभी भी होश नहीं आया था। इसी बीच में राजवैद्य ने अन्य पड़ोसी राज्यों के वैद्यों को बुलाकर उनसे भी सलाह मशवरा किया और राजकुमारी को और ज्यादा प्रभावशाली औषधियां दी, लेकिन उन औषधियों का भी राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। राजा और रानी पिछले 2 हफ्ते से राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे। उनसे राजकुमारी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। राजवैद्य और उनके साथी वैद्यों की औषधियों को बेअसर होता देख राजा और रानी और सभी राज्य के लोगों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। ऐसा करते करते अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन राजकुमारी को अभी भी होश नहीं आया था। उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। राजा, रानी, राजवैद्य, महामंत्री और दूसरे राज्यों के अन्य वैद्य सभी हिम्मत हार चुके थे और अब अगर सिर्फ सहारा था तो ईश्वर का था। एक बड़े से कमरे में एक बड़े से पलंग पर राजकुमारी निर्जीव सी पड़ी थी। उसके पास में राजा और रानी बैठे हुए थे। थोड़ी ही दूर पर राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित और अन्य राज्यों से आए हुए वैद्य बैठे हुए थे। तभी महामंत्री को एक सुझाव आता है और वो तुरंत अपने स्थान से उठकर राजा के पास पहुंचते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हुए उनसे कहते हैं कि क्यों ना हम ये करें कि अपने राज्य और आसपास के राज्यों में ये डुबकी पिटवा दें कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे सोने की 1 लाख मोहरें पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो महामंत्री को आदेश देते हैं कि सिर्फ 1 लाख सोने की मोहरें नहीं, इस पुरस्कार को हम और आकर्षक बनाते हैं। अपने राज्य में और अन्य राज्यों में ये डुबकी पिटवा दो कि राजकुमारी को जो भी ठीक करेगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री राजा की आज्ञा लेकर तुरंत इस पुरस्कार की घोषणा पूरे राज्य में और अन्य राज्यों में करवा देते हैं। अगले दिन से ही अच्छे से अच्छे वैद्य राजकुमारी के महल में प्रवेश करने लगते हैं।
आधे राज्य के लालच में वे अच्छी से अच्छी औषधि राजकुमारी को देते हैं, लेकिन राजकुमारी के ऊपर किसी भी औषधि का कोई असर नहीं होता। उन वैद्यों के हाथ अगर कुछ लगता है तो सिर्फ निराशा, और उन्हें अपने अपने राज्य वापस लौट जाना पड़ता है। ऐसा करते करते 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन राजकुमारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था और वो अभी भी अचेत पड़ी थी। राजा, रानी, राजपुरोहित, राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति अब तो सभी हिम्मत हार चुके थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक से एक दिन सुबह की बात है कि एक सेवक दौड़ता हुआ राजा के पास आया और आके उसने सूचना दी कि एक नवयुवक आया है जो कि ये दावा कर रहा है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। सेवक की बात सुनते ही राजा के तो जैसे आशा की किरण जाग गई हो। वो तुरंत सेवक से बोलते हैं कि पूरे सम्मान के साथ में उस नवयुवक को महल के अंदर लेकर आया जाए। जब राजा ने उस नवयुवक को देखा तो वो उसे देखते ही रह गए। वो मात्र 20-22 वर्ष का था, लेकिन वो राजकुमारों की भांति सौम्य और सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था और आत्मविश्वास था। उस नवयुवक ने सबसे पहले राजा और रानी का अभिवादन किया और उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजकुमारी की सेविका ने उस नवयुवक को पूरी बात बताई। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उसने राजकुमारी को उसी बगीचे में ले जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बगीचे में एक आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को वहां ले जाया जाए। राजा के हुक्म का तुरंत पालन किया गया और एक वहां पर शानदार सा बिस्तर लगाया गया और उसके बाद सेविकाएं राजकुमारी को लेकर उस बगीचे में गईं। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक पेड़ के नीचे लगवाया। बसंत का मौसम था और हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे और सबकी निगाह सिर्फ नवयुवक पर थी। नवयुवक ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाया और कुछ मन ही मन बुदबुदाने लगा। ऐसा लगा जैसे मानो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। तभी अचानक से उसने अपने कपड़ों से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। जो बांसुरी की धुन थी उसमें एक दैवीय आनंद था और उसकी आवाज में जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी खो गए। अचानक से राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी वो फूलों से भर गया और उन फूलों की वर्षा राजकुमारी पर होने लगी। नवयुवक घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वो जिस वृक्ष के नीचे से भी गुजरता वो फूलों से भर जाता और देखते ही देखते राजकुमारी को होश आ गया। जब उसने अपनी आंख खोलकर चारों ओर देखा तो पूरा बगीचा सुंदर फूलों से भर चुका था। राजा, रानी और बाकी सभी लोगों ने किसी ने भी इतने सुंदर फूल इससे पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी को होश में आता देख राजा, रानी और बाकी सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। एक पल के लिए वो सभी नवयुवक को भूल से गए, लेकिन जब उन्हें ख्याल आया तब तक वो नवयुवक जा चुका था। उसे खोजने का बहुत प्रयास किया गया परंतु वो नहीं मिला। अगले दिन सबने देखा कि जो राजकुमारी का बगीचा है वो रंग बिरंगे फूलों से खिल चुका है और उन फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा था। कहते हैं कि बसंत ऋतु के समय में ये नवयुवक हर साल ऐसे ही बांसुरी बजाता हुआ निकलता है और जिस वृक्ष के नीचे से ये निकलता है वो फूलों से भर जाता है और पूरा वातावरण उन फूलों की महक से सुगंधित हो उठता है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि नवयुवक चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन उसने वातावरण को राजकुमारी के अनुरूप बनाया अपनी बांसुरी की धुन से, जिसने न सिर्फ पेड़ पौधों को नया जीवन दिया बल्कि राजकुमारी को भी
अचेत अवस्था से बाहर निकाला। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन हमेशा ही एक व्यक्ति से ही शुरू होता है और वो व्यक्ति अपनी सोच से पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। इस बात पर निर्भर करती है बहुत सी चीज कि वो जो सोच है वो सकारात्मक है कि नकारात्मक, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सोच पहुंचेगी उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोग उस सोच से प्रभावित होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सदैव ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो, क्योंकि तभी आप एक सकारात्मक वातावरण अपने चारों ओर बना पाएंगे। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगले एपिसोड में एक नए प्रांत लेकर चलूंगी वहां की लोक कथा सुनाने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।